हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक चैप्टर पढ़ेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन। और ये जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। इसमें एक पायलट होता है जो फ्रांस से अपनी उड़ान भर रहा है और वो इंग्लैंड जाना चाहता है क्योंकि इंग्लैंड में उसका परिवार है। वहाँ जाके वो कुछ छुट्टियाँ उनके साथ व्यतीत करना चाहता है। लेकिन जब वो ट्रैवल कर रहा होता है, जब वो अपने प्लेन को उड़ा रहा होता है, अचानक एक काला सा बहुत बड़ा बादल आता है और वो अपना रास्ता भूल जाता है। अब हम स्टोरी में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है उसके साथ, क्या वो फंस जाता है, क्या उसका प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या ये पायलट मर जाता है, क्या ये पायलट अपने घर वापस इंग्लैंड पहुंच पाता है, या इतने ज़्यादा खराब आसमान में, इतने ज़्यादा ख़राब मौसम से इसको कौन बचाता है। तो इन सब सवालों का जवाब हमें इस कहानी में मिलेगा। चलिए आइए समझते हैं और आनंद भी उठाते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी बुक नहीं लिया है तो आप अपना बुक ले लीजिए और बुक में हम लाइन टू लाइन इसको समझेंगे। कुछ भी डिफ़िकल्ट होगा तो आप साथ में उसको नोट कर पाएंगे। सो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपनी बुक खोल सकते हैं और रफ नोटबुक भी खोल सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। चलिए विल बिगिन विद द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अभी पायलट हमें बता रहा है कि जो आसमान है वो बिल्कुल साफ है और चंद्रमा चमक रहा है। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में एक भी बादल नहीं है, साफ है बिल्कुल आसमान। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आकाश में, आसमान में मेरा जो एरोप्लेन वो उड़ रहा है और मैं अपने इंग्लैंड के तरफ रवाना हो रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं अपना पुराना एरोप्लेन उड़ा रहा हूँ, उसका नाम है डकोटा, और मैं फ्रांस की तरफ से जा रहा हूँ इंग्लैंड के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मेरा एक सपना है कि मैं अपने परिवार के साथ एक हॉलीडे व्यतीत करूं, उनके साथ समय व्यतीत करूं, मज़े से खाना खाऊं। आई लुक्ड एट अप माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और जब मैंने समय देखा अपनी घड़ी में तो 1:30 हो रहा था और सुबह का समय था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून, आई थॉट, और मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में संपर्क करना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में अपने एरोप्लेन को लेके जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. और जैसे ही मैंने एरोप्लेन से देखा, एरोप्लेन के आगे देखा, तो नोज होता है एरोप्लेन का जो आगे पॉइंटेड वाला एरिया होता है, उसको एरोप्लेन का नोज कहा जाता है। तो जब मैंने वहाँ से देखा तो मुझे एक साफ सुथरा शहर नजर आ रहा था। I switched on the radio and said, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और मैंने कहा, Paris Control, Dakota DS088 here। और इस प्रकार मैंने माइक पे बोला, रेडियो पे बोला, अपने एरोप्लेन के बारे में उनको जानकारी दी। तो बच्चों, ये जिस एरोप्लेन को उड़ा रहा है उसका नाम है डकोटा DS088। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, याद भी कीजिएगा। कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। और इस प्रकार पायलट ने जानकारी दी पेरिस कंट्रोल रूम में कि मैं इस एरोप्लेन से बोल रहा हूँ, डकोटा DS088, और मैं इंग्लैंड की तरफ उड़ान भर रहा हूँ। क्या कोई है जो मेरी आवाज़ को सुन सकता है? द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और एकदम से रेडियो स्टेशन से आवाज़ आई और उसने मेरे जवाब दिया मेरे सवाल का। DS088, आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088, ओवर। और पेरिस कंट्रोल रूम से उसको जवाब मिला कि तुम्हें अपना एरोप्लेन 12 डिग्री किसकी तरफ मोड़ना है, और 12 डिग्री वेस्ट, तुम्हें अपना एरोप्लेन 12 डिग्री वेस्ट की तरफ को मोड़ना है। और इस प्रकार उसको जवाब मिला। आई चेक्ड अप द मैप, मैंने मैप को चेक किया और कंपास देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक, और जो अब उसका फ्यूल टैंक था जिसमें फ्यूल भरा हुआ था, जिससे एरोप्लेन चल रहा था, वो सेकेंड लास्ट था। उसके बाद देखो क्या हुआ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, a good big English breakfast. Everything was going well.
इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और उसके बाद पायलट ने सोचा कि बहुत जल्दी मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा और मज़े से इंग्लिश ब्रेकफास्ट खा रहा होऊंगा, क्योंकि वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है। तो उसने कहा ये फ़्लाइट तो बहुत आसान है, बहुत स्मूथ चल रहा है उसका फ़्लाइट, उसकी जो उड़ान है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड में। और अब जो उसका एरोप्लेन है वो काफ़ी आगे आ चुका है और पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह चुका है, 150 किलोमीटर पीछे रह चुका है। When I saw the cloud, जब उसने आगे देखा तो उसको बादल नजर आए, स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स। और वो सामान्य बादल नहीं थे, वो ऐसे बादल थे जो तूफान में आते हैं, जो बारिश के समय आते हैं, जो मौसम जब खराब होता है तब काले काले बादल जो मंडराते हैं, उस प्रकार के वो बादल थे। They were huge, बहुत बड़े बड़े बादल थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky। और वो बादल बड़े बड़े माउंटेन्स के जैसे, बड़े बड़े पर्वतों के जैसे नजर आ रहे थे। इतने ज़्यादा ह्यूज का मतलब होता है बड़े बड़े, विशालकाय बादल थे। I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south। अब उसने कहा कि ये बादल इतने बड़े थे, इतने ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन मेरे एरोप्लेन में इतना सारा फ्यूल नहीं है कि मैं उनके किनारे से अपने एरोप्लेन को लेके जाऊं या मैं उनके ऊपर से एरोप्लेन को लेके जाऊं। इतना ज़्यादा फ्यूल मेरे एरोप्लेन में नहीं है, इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि उन काले बादलों के बीच से मैं जाऊँगा, शॉर्टकट लूँगा। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast। अब उसने सोचा कि उसको पेरिस वापस चले जाना चाहिए। अब बताओ पेरिस कितना दूर है स्टूडेंट्स? करेक्ट, 150 किलोमीटर पीछे रह चुका है पेरिस। अब उसने कहा कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके दिल में एक लालच आया कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे हैवी इंग्लैंड ब्रेकफास्ट करना है। इसलिए उसने ये दिल बनाया। उसने कहा मैं ये रिस्क लूँगा। अब यहाँ पे रिस्क क्या है? यहाँ पे रिस्क है विशालकाय खतरनाक बादलों के अंदर से जाना, मौसम खराब होते हुए भी इंग्लैंड के तरफ जाना, ये रिस्क है। उसने कहा मैं ये रिस्क लूँगा। I flew that old Dakota straight into the storm। और मैंने बिल्कुल काले काले बादलों के अंदर अपने एरोप्लेन को लेके गया। Inside the clouds everything was suddenly black। It was impossible to see anything outside the aeroplane। और जब वो बादलों के अंदर चला गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कालापन था, अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। The old aeroplane jumped and twisted in the air। और वो जो उसका एरोप्लेन था डकोटा 088 वो बहुत पुराना था। जैसे वो बादल के अंदर गया ऐसे मुड़ के ट्विस्टिंग करते हुए घूमने लगा। उससे क्या हुआ, जब उसने कंपास को देखा उसको अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हुआ। जो कंपास था वो घूमने लगा, ऐसे राउंड एंड राउंड घूमने लगा कंपास। और उसके बाद जो कंपास है वो ख़राब हो गया। डेड का मतलब ख़राब हो गया, मशीन उसकी ख़राब हो गई है, वो काम नहीं कर रहा था उसका कंपास। और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे एरोप्लेन में, और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स रहे होंगे बात करने के लिए, जो स्पीकर रहा होगा और डायरेक्शंस को देखने के लिए जो मैप वगैरह रहा होगा, सब इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब हो गए। फिर मैंने रेडियो से कोशिश की कि मैं किसी से संपर्क करूं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? और वो रेडियो के माध्यम से पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहता था, लेकिन कोई जवाब उसको नहीं मिला, क्योंकि जो रेडियो था वो भी खराब हो चुका था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेड का मतलब मरना नहीं है, यहाँ पे डेड का मतलब है मशीन का खराब होना। रेडियो भी खराब हो चुका था। इसके लिए भी आपके पास एक फ्रेज होता है आउट ऑफ ऑर्डर। द रेडियो वॉज ऑल्सो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब वो खराब हो गया था। लेकिन अब उसके पास रेडियो नहीं है, उसके पास कंपास नहीं है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वो तूफान में अपना रास्ता खो चुका है, वो तूफान में गुम चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है किस दिशा की ओर वो अपने एरोप्लेन को लेके जाए। चारों तरफ कालापन है, चारों तरफ अंधियारा है। फिर मैंने अचानक एक एरोप्लेन देखा। हैरानी की बात यह है कि उस एरोप्लेन की जो विंग्स हैं उसमें कोई लाइट नहीं है। मैंने देखा कि वो जो एरोप्लेन है बिल्कुल मेरे एरोप्लेन के आगे उड़ रहा है। मैं पायलट का फेस भी देख पा रहा था और पायलट ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपने हाथ को ऐसे वेव किया और मुझे कहा कि चलो मेरे को फॉलो करो, मेरे एरोप्लेन के पीछे पीछे आओ। इस प्रकार से पायलट ने उसको देखा
और मुझे ये कहा कि मैं उसके एरोप्लेन का पीछा करूं। He knows that I am lost, I thought. He's trying to help me. मुझे लगा कि उस पायलट को पता चल चुका है कि मुझे रास्ते के बारे में पता नहीं चल रहा और वो मेरी मदद कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north. उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ दिशा की ओर मोड़ा और in front of my Dakota, so it would be easier for me to follow him. और वो मेरे बिल्कुल एरोप्लेन के आगे हैं, जो मैं एरोप्लेन चला रहा हूँ, फ्लाई कर रहा हूँ, Dakota DS-088, उसके आगे ब्लैक एरोप्लेन है। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. वो कह रहा है कि एक ओबीडियंट चाइल्ड के तरह, एक आज्ञा पालन करने वाले चाइल्ड के तरह मैंने उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया। उसके पीछे पीछे मैं भी अपना एरोप्लेन उड़ाने लगा। आधे घंटे के बाद क्या हुआ, जो ब्लैक एरोप्लेन था अभी भी वो मेरे आगे है और there was only enough fuel to old Dakota last tank to fly 5 or 10 minutes more. अब इतना ही फ्यूल है जिससे कि एरोप्लेन चलता है ओल्ड डकोटा DS-088 के अंदर कि बस 5-10 मिनट और वो उड़ान भर सकता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया कि अब क्या होगा। अब तो लगता है कि मैं इस तूफान में फंस चुका हूँ क्योंकि मेरे एरोप्लेन में अब ज़्यादा फ्यूल नहीं है। Then it started to go down and I followed through the storm. उसके बाद जो ब्लैक एरोप्लेन है वो अब नीचे लैंड ऑफ हो रहा है, नीचे की तरफ वो आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि आसपास कोई उसको एयरपोर्ट मिल चुका है और मैंने उसका पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक काले बादलों से हम बाहर आए और मैंने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। और फिर मैंने देखा कि 2 लाइट्स मुझे नज़र आ रही हैं, आसपास का क्षेत्र मुझे नज़र आ रहा है। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। और जब मैंने देखा तो वो एक एयरपोर्ट था, वो एक रनवे था। रनवे वो एरिया होता है जहाँ पे एरोप्लेन आके लैंड ऑफ करते हैं और जहाँ से वो टेक ऑफ करते हैं, उड़ान भरते हैं या नीचे उतरते हैं। दैट इज कॉल्ड रनवे। I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा अपने फ्रेंड को, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। आसमान तो बिल्कुल खाली था। There was nothing. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. और कुछ भी आसमान में नहीं है, आसमान तो बिल्कुल साफ है, ब्लैक एरोप्लेन भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। जब मैं नीचे उतरा, आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब वो कह रहा है कि उसको इस बात का बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है कि वो अपने पुराने डकोटा से भाग के कंट्रोल रूम के तरफ जा रहा है। हम यहाँ पे ये इसलिए कह सकते हैं कि उसको भगवान का वो थैंक कर रहा है कि इस पुराने जहाज के होते हुए भी उसकी ज़िंदगी सलामत है, वो मरा नहीं और वो जीवित है। वो भाग के कंट्रोल रूम की तरफ गया और वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी। तो उसने उस औरत से पूछा कि मुझे जानना है कि जो और पायलट था, ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, वो कहाँ है, मुझे उसको थैंक यू कहना है। जो औरत थी उसने मेरी तरफ बहुत हैरानी से देखा, स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। Another airplane up there in the storm? No other airplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. और उस औरत ने उसको जवाब दिया, अरे और कोई भी एरोप्लेन नहीं था आसमान में, केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो मुझे रेडार की मदद से जिसके मुझे बारे में पता चल रहा था। तो आज केवल आपका ही एरोप्लेन फ्लाई कर रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? कह रहा किसने मेरी मदद की है? मेरे एरोप्लेन के कंपास खराब हो गए थे, मेरे एरोप्लेन का रेडियो खराब हो गया था, मैं काले बादलों में घिर गया था, मुझे लगा मेरा अंत अब निकट है, तो किसने मेरी मदद की? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? और वो सवाल पूछ रहा है कि कौन था उस ब्लैक एरोप्लेन में, और वो ब्लैक एरोप्लेन इतना ज़्यादा अजीब था, इतना स्ट्रेंज था, उसकी विंग्स में लाइट भी नहीं थी, किसने मेरी रक्षा की? तो स्टूडेंट्स, स्टोरी के एंड में भी हमें ऑथर ने सरप्राइजिंग एंड दिया है कि पायलट सवाल पूछ रहा है कि मेरी मदद किसने की, किसने मुझे इतने तूफान से बचाया। इसका हमारे पास यहाँ पे कोई जवाब नहीं है, ये हम अपना ही आंसर लिख सकते हैं कि हो सकता है भगवान ने उसके लिए हेल्प भेजी हो, उसकी मदद की हो, ऐसा भी हम लिख सकते हैं।
दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि मे बी द इमेजिनेशन ऑफ द पायलट हैड हेल्प्ड हिम टू रेस्क्यू फ्रॉम दिस डेंजरस सिचुएशन। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो पायलट है उसी की कल्पना हो सकती है, उसी की इमेजिनेशन हो सकती है जो उसको मुसीबत से बाहर निकाल पाई। या जैसे मैंने आपको पहला जवाब बताया, हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है जब वो मुसीबत में फंस गया हो तो भगवान ने उसकी मदद की हो। तो इस प्रकार जो ये स्टोरी है इसका ओपन एंडेड स्टोरी है। सो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है और हमारी इमेजिनेशन कई बार हमें मुश्किलों से बाहर निकालती है। स्टूडेंट्स ऑफ 10th class, this is Vijaya ma'am. If you have any problem in any chapter, in any grammar topic, without any hesitation, you can write me messages. I'll help you. I'll make that concept more easy to you so that you can understand this English subject very well. And more than this, English subject it's not only for writing, learning and scoring marks. My dear student, it is more than this. English subject means you should be able to talk in English, you should be able to understand English, you should be able to express your ideas. And if you are capable of doing all these things, then you are on a right path, and I appreciate you people. And if you are not doing this kind of activities, so whatever English knowledge you have, begin with that and use English. So slowly you will be able to speak very well. Thank you.